Programs presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. देहरादून में डीएम को जनता दरबार में मिली 118 शिकायतें। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही किया निस्तारण। डीएम ने स्वरोजगार प्रशिक्षण के अधिकारियों को दिए निर्देश। हरिद्वार में डीएम मयूर दीक्षित की जिला स्तरीय बैठक आयोजित। कांवड़ मेले को निर्बाध संपन्न कराने के दिए निर्देश। कहा सभी कार्यों को समय से करे पूरा। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में हिस्ट्री शीटों की हुई परेड। गैर कानूनी काम नहीं करने की हिदायत। कानून हाथ में लेने पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। देहरादून में आईएसबीटी फ्लाईओवर के नीचे गोली चलने से मची अफरा तफरी। पुलिस ने गोली चलाने वाले को किया गिरफ्तार। युवक के कब्जे से देसी तमंचा किया बरामद। और उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदान तक भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 12 से 15 जून तक प्रदेश भर में मौसम बदलने रहने का अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पग चिन्हों पर जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाया। जी हां, जिलाधिकारी के लिए लगातार जनता का जो विश्वास है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डीएम के प्रति जनता का अटूट विश्वास बढ़ रहा है। डीएम जनता दरबार यानी कि न्याय, शिक्षा, रोजगार की गारंटी। जनता दरबार में आई 118 शिकायतें। अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। गरीब विधवा परवीन की बेटी की शिक्षा नंदा सुनंदा से की पुनर्जीवित। स्वरोजगार प्रशिक्षण के अधिकारियों को दिए निर्देश। दिव्यांग अंजना मलिक को दिया इलेक्ट्रिक दिव्यांग वाहन, परिवहन और रेलवे पास भी कराया रिन्यू। जहां पुश्तैनी भूमि पर कब्जे को भटक रही विधवा महिला और उनकी 2 बेटियों को मिला न्याय। पुलिस बल के साथ प्रशासन दिलाएगा कब्जा। एआरएसटी केंद्र राजवाला में जुलाई के पहले सप्ताह में अध्यापक और बच्चों की परीक्षा। शिक्षा अधिकारी से मौके पर ही डीएम ने ली अंडरटेकिंग। बच्चों की शिक्षा नहीं होगी बाधित, डीएम ने कहा। और अब एसडीएम और तहसीलदार विकासनगर जनता दरबार में रहेंगे मौजूद। जहां कई फरियादियों को निःशुल्क करवाया। सरकारी वकील, विभागों की शिकायत आने वाले और सक्षम अधिकारी उपस्थित न होने पर डीएम नाराज दिखे। आरटीओ एआरटीओ का वेतन रोकने और एक्शन लोधी का किया स्पष्टीकरण तलब। जहां लखवाड़ बांध और एनएच प्रभावितों को मुआवजे के एसएलएओ को निर्देश दिए। जहां असहाय दिव्यांग बुजुर्गों को सारथी से पहुंचाया गया गंतव्य तक। और वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आगामी कांवड़ मेले को निर्बाध संपन्न कराने के लिए सभी कार्य समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद में पास हो चुके जिला योजनाओं के कार्य को शीघ्र पूरा करने और लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता से करने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सीएम धामी की तरफ से की गई घोषणाएं और सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निस्तारण तेजी से किया जाए। प्रत्येक सोमवार को विभागवार कार्यों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात कर्मचारियों के स्थानांतरण प्रक्रिया में तेजी लाए। आज सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक की गई थी और उसमें कुछ हमने उनको डायरेक्शंस दिए हैं, जिसमें मुख्यतः यह है कि अभी जो कांवड़ यात्रा होने जा रही है उसके समस्त जो कार्य हैं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिए जाएं। जहां जहां एस्टिमेट्स भेजने की जरूरत है वो जल्दी भेज दें। दूसरा, जिला योजना यहाँ पे जनपद में पास हो चुकी है तो उसके भी कार्य लगातार शुरू करें, उस पर मॉनिटरिंग करें और लाभार्थियों का चयन ढंग से करें। तीसरा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं और सीएम हेल्पलाइन में जो लंबी शिकायतें हैं उसका निस्तारण तेजी से करें। और साथ ही हर सोमवार को अब प्रातः 10 बजे से सभी डिपार्टमेंट्स का रिव्यू किया जाएगा। साथ ही जन सुनवाई भी की जाएगी, इसके बारे में भी लोग डायरेक्शंस दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो लंबे समय से सभी डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी जो जनपद में विभिन्न ब्लॉकों में, तहसीलों में, हॉस्पिटल्स में, अन्य ऑफिसेज में तैनात हैं, लंबे समय से हैं, उनको तत्काल उनका ट्रांसफर करने की डायरेक्शंस भी दे दिए गए हैं, जिसका कंप्लायंस एक वीक। और आगे बढ़ेंगे। जहां एसएसपी मणिकांत का ठगों पर बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। जहां पर एसएसपी ने ठगी पर किया अंत। जहां मायावी इच्छाधारी बाबा को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए मुंबई भागने के फिराक में था आरोपी और अपनी ही मायावी कलाओं और भ्रामक तरीकों से करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। ठग बाबा ने बरेली के पीर जुनैद नामक व्यक्ति से सीखी थी वशीकरण की कलाएं। लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान करने का दिलाता था भरोसा। लोगों को अपनी बातों में फंसाने और उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए करता था वशीकरण विद्याओं का
उपयोग, जिसका एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने रहस्यमयी मायावती इच्छाधारी बाबा का पर्दाफाश किया है। पुलिस के खुलासे से कई लोग ठगी का शिकार होने से बचे और आरोपी के खिलाफ पहले से कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। मामले का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 5,000 रुपए का इनाम दिया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोकेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जहां प्रकृति की गोद में बसा हर गांव, हर पहाड़ यहाँ की संस्कृति और विरासत की पहचान है। लेकिन अनियंत्रित भूमि खरीद फरोख्त से राज्य की पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संकट मंडरा रहा था। राज्य सरकार ने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और उत्तराखंड विधानसभा ने सख्त भू कानून विधेयक पारित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भू कानून उत्तराखंड राज्य के लोगों की बहुत लंबे समय से मांग थी। उनकी जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया, उसको विधानसभा ने उसको पारित किया है, सभी बातों का ध्यान में रखते हुए कि हमारी भूमि की जो खरीद फरोख्त है वो भी जो है न हो और हमारा जो निवेश है वह भी किसी रूप में प्रभावित न हो, यानी कि इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों में संतुलन रहे और लोगों की जन भावनाएं आगे बढ़े। नए भू कानून के तहत बाहरी व्यक्ति हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष 11 जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेंगे। एमएसएमई के लिए भूमि खरीद की अनुमति का अधिकार जिलाधिकारी से हटाकर उत्तराखंड शासन को दिया गया है। उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए अगर जमीन खरीदना है तो संबंधित विभाग और शासन से स्वीकृति लेनी होगी। नए कानून के तहत आवासीय उपयोग के लिए 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना होगा। भूमि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी सरकार के विशेष पोर्टल से होगी। गलत तरीके से इस्तेमाल की गई जमीन को सरकार जब्त कर सकेगी। इस कानून से उत्तराखंड वासियों की जमीन सुरक्षित होगी, गांवों में विकास होगा और राज्य की प्राकृतिक धरोहर को नया जीवन मिलेगा। सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनपद हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में हिस्ट्री शीटरों की परेड हुई, जहां कोतवाल अमरजीत सिंह ने सभी हिस्ट्री शीटरों को आड़े हाथों लिया और उन्हें किसी भी तरीके से नाजायज काम नहीं करने की हिदायत दी। कानून को अपने हाथ में लेने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान प्रवेंद्र डोभाल के निर्देश पर जनपद हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली में हिस्ट्री शीटरों को बुलाया गया। कोतवाली में कोतवाल अमरजीत सिंह ने हिस्ट्री शीटरों से बातचीत की और उनकी दिनचर्या के बारे में जानकारी हासिल की। मौके पर बीट अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वो हिस्ट्री शीटरों की तरफ से बताई जा रही दिनचर्या को फॉलो करें और देखें कि क्या उन्होंने सारी सही जानकारी दी है और यदि किसी भी हिस्ट्री शीटर की गलत जानकारी मिलती है तो उसे हिरासत में लेकर कोतवाली लाएं। इसके अलावा यह भी देखें कि आखिरकार कौन कौन से हिस्ट्री शीटर अभी भी क्राइम की दुनिया में कदम रखने से पीछे नहीं हट रहा है। परेड के दौरान कोतवाल ने हिस्ट्री शीटरों को संन्यास जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। वहीं कोतवाल ने बताया कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले हिस्ट्री शीटर पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। और वहीं पहाड़ों से लेकर मैदानों तक भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि तेज धूप और उमस से लोग लगातार बेचैन हो रहे हैं। दिन के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। तेज धूप खिलने से मैदानी इलाकों के साथ पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में इजाफा हुआ है। 11 जून तक प्रदेश भर में मौसम की स्थिति यही बनी रहेगी और इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है, जहां पर 12 से 15 जून तक प्रदेश भर में मौसम बदले रहने के आसार जताए जा रहे हैं। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना, मैदानी इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं।
में देखें तो करीब 38 और 39 के आसपास वो मिल रहे हैं, और हिल्स में भी 2000 मीटर के आसपास के क्षेत्र हैं तो उसमें भी देखेंगे आप 26-27 तक जो है टेम्परेचर मिल रहा है। तो अभी तो करीब जो 11 तारीख तक अगर बात करूं तो करीब इसी तरह की स्थिति रहेगी। फिर 11 तारीख से जो एक्टिविटी है वो भी एक शुरुआत हो जाएगी। कुमाऊं रीजन में लाइट एक्टिविटी जो है कहीं कहीं पर मिलेंगी और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़ी मिलेंगी। तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो आप देखेंगे कि 12 तारीख से आना शुरू हो जाएगा। तो 12 तारीख से जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें तापमान में कमी आनी शुरू हो जाएगी। गढ़वाल में भी थोड़े बहुत कम होने चाहिए क्योंकि छुटपुट एक्टिविटी यहाँ पर भी मिलेगी। और 12 तारीख में अगर बारिश की बात करें तो हल्की से मध्यम बारिश कुछ जगहों तक में कुमाऊं क्षेत्र में मिलेगी। इसके साथ साथ जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तराखंड के उनमें भी मिलेगी, और गढ़वाल के जो बाकी हिल्स में कहूंगा कि आइसोलेटेड एक्टिविटी वहां पर भी रहेगी। तो 12 तारीख से एक्टिविटी की शुरुआत हो जाएगी रेन थंडरस्टॉर्म की, तो फिर तापमान जो है कम होने शुरू हो जाएंगे। 13-14 में आप जाएंगे तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी। आप ये कह सकते हैं कुमाऊं क्षेत्र में अनेक जगहों तक में, या अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी अनेक जगहों तक में, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट बचेंगे गढ़वाल रीजन के हिल्स में अगर बात करें तो उनमें भी कुछ जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है 13 तारीख से वो मिलने वाली है। 13, 14, 15 में इस तरह की एक्टिविटी रहेगी। बल्कि 15 से जो दिख रहा है उसमें करीब पूरे प्रदेश में जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश जो है वो मिलनी चाहिए, और साथ में भारी बारिश की भी जो है वो भी संभावना है कि एका दुक्का जगहों में, जैसे 12-13 में भी कुमाऊं क्षेत्र में, फिर 14-15 में जाएंगे तो वो गढ़वाल में भी एका दुक्का जगहों में मिलनी चाहिए कि हैवी रेन्स भी दिखेगी। और वहीं देहरादून में आईएसबीटी फ्लाईओवर के नीचे गोली चलने से अफरा तफरी मच गई है। इस दौरान कुछ लोगों ने गोली चलाने वाले युवक को पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। मौके पर पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक को हिरासत में लेकर पुलिस चौकी चली गई। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से एक देसी तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस ने देसी तमंचा मिलने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। आरोपी को पहचान जो है आयुष राठी निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। उस खबर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कुछ युवक फ्लाईओवर के नीचे लड़कियों को छेड़ रहा था और ऑटो चालकों ने विरोध किया तो एक युवक ने चालक के पैर पर गोली मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वायरल वीडियो के दावे को खारिज कर दिया है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया है कि जांच में इस प्रकार के कोई भी तथ्य नहीं मिले हैं। पुलिस कप्तान ने बताया है कि फ्लाईओवर के नीचे एक युवक और युवती का विवाद हो रहा है। विवाद के दौरान ऑटो चालक युवती की ओर से बीच बचाव करने लगे और हल्ला सुनकर आयुष राठी भी मौके पर पहुंचा और बीच बचाव करने लगा। भीड़ से समझा कि आयुष राठी युवक का साथी है और भीड़ ने आयुष के साथ विवाद करना शुरू कर दिया। भीड़ हावी हुई तो आयुष ने अपने पास रखे देसी तमंचे से हवा में फायर छोड़ दिया। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां मोदी सरकार के 11 वर्ष संकल्प में यदि सिद्धि तक विषय पर की प्रेस वार्ता, संकल्प से सिद्धि तक विषय पर प्रेस वार्ता की। सीएम धामी ने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया, केंद्र सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। पीएम मोदी का 11 साल का कार्यकाल रहा ऐतिहासिक कालखंड, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 11 वर्षों के कालखंड में पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया जाएगा। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हुए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बना सबसे बड़ी वैश्विक शक्ति, सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में हुआ प्रस्थापित। आज पूरी दुनिया भारत को देखती है आशा भरी निगाहों से और वही पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु बना भारत। पीएम की 2014 से अब तक आशाओं और आकांक्षा को धरातल पर उतारने की रही यात्रा। पीएम मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना को किया आत्मसात। ये कालखंड समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में संरक्षण और संवर्धन के लिए रहा बहुत महत्वपूर्ण। 11 साल की गौरवशाली यात्रा को कुछ बातों और पन्नों में समेटना आसान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की परिभाषा और एक नई कार्य संस्कृति की स्थापित। 2014 से पहले घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की रही सरकार, जहां पहले सरकारी योजनाओं में बिचौलिया खाते थे पैसे। कालखंड
के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने रात दिन लगातार इसके लिए प्रयास किया है और ये यात्रा 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने की यात्रा रही है। कोई सरकार, ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई है और गरीबों का इस योजना के माध्यम से आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम केवल आयात पर निर्भर रहते थे, इंपोर्ट पर निर्भर रहते थे। आज मेक इन इंडिया ने इसकी ताकत ने एक्सपोर्ट में भी अब हम लीड करने लगे। इसमें भी हम दुनिया के प्रमुख देशों में हमारा नाम आने लगा है। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। के मामले में फाइनेंशियल डिसिप्लिन में हमने पूरे देश में, हमारे जैसे राज्यों में, छोटे राज्यों में, पूरे देश में हमारा दूसरा स्थान आया है। ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग, स्टार्टअप्स, इन सभी में आज हमने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज होम स्टे की बात आप करेंगे तो होम स्टे हमारे जो है एक बड़ा आधार हमारी यहाँ की समृद्धि का बन रहे हैं। हमने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है जो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया। उत्तराखंड अब देश में स्ट्रांग स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में भी उभर रहा है। राष्ट्रीय खेलों में झोंककर अपना जोश, अपना दम उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने लिख दिया है राज्य के नाम एक उल्लेखनीय अध्याय। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि उत्तराखंड के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर नए कीर्तिमान गढ़ने को तैयार है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन का परिचय देकर उत्तराखंड के खिलाड़ी खेल जगत के लिए बन गए हैं अद्भुत प्रेरणा का स्रोत। उत्तराखंड के खिलाड़ियों का राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए राज्य के लिए रिकॉर्ड 103 पदक हासिल करना और राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में पहली बार शीर्ष 10 में स्थान बनाना, ये दर्शाता है कि उत्तराखंड प्रतिभावान युवाओं का राज्य है जिनके भीतर भरी हुई है खेल का भविष्य निर्धारित करने की प्रबल क्षमता। 38वें राष्ट्रीय खेल में मैंने मॉडल पेंटाथलॉन में 3 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया है। सरकार द्वारा यही सुविधाएं मिलती रही तो मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करूंगी। इसी दृढ़ निश्चय, जुनून और जज्बे को राज्य के कोने कोने से तलाश कर उत्तराखंड सरकार प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कर, मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित कर और खेल नीति में सुधारात्मक बदलाव कर उत्तराखंड सरकार ने कदम कदम पर किया खिलाड़ियों का सहयोग। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मुझे लगता है जिस तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है, आने वाले टाइम पे उत्तराखंड से काफी अच्छे प्लेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। खिलाड़ियों की प्रतिभा और सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप न केवल राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में छाए रहे, बल्कि साथ ही
उत्तराखंड हो सका मेजबान राज्य की अपेक्षा की कसौटी पर खड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, जहां खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय पहुंचे हुए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, जहां पर मोदी सरकार के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक विषय पर प्रेस वार्ता की। मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी करेगी कई कार्यक्रम आयोजित, महेंद्र भट्ट ने कहा। तो वहीं 13 से 15 जून को होगी व्यापक जनसभाएं। 2 विषय रहेंगे महत्वपूर्ण, विक्षिप्त भारत की संकल्पना और मोदी सरकार के 11 वर्ष की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाएंगी केंद्र सरकार की योजनाएं। जहां 21 जून को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा योग दिवस। हमारे कार्यकर्ता प्रचार प्रसार के लिए निभाएंगे अहम भूमिका, जहां हर मंडल के 4-5 स्थानों में योग का किया जाएगा आयोजन। 16 से 18 जून तक ग्राम वार्ड में होगी जनसभाएं। भारत के 3 वक्ता प्रदेश संघ ने तय किए। हमारे 19 जनपदों के 57 वक्ता ये जाने वाले। बाद में हमने मंडल स्तर पर भी 13, 14, 15 जून ये व्यापक जनसभाएं करने का निश्चय किया है। 2 विषय महत्वपूर्ण रहेंगे, विकसित भारत की संकल्पना एवं हमारी भूमिका, और दूसरा केंद्र सरकार की 11 वर्ष की उपलब्धियां। इन 2 विषयों पर हम लोग वहां विषय रखे जाएंगे। हमारे जो नेता हैं वो भाषण करेंगे, बड़ी जनसभाएं होंगी। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से हमने कहा कि जनसभा की संख्या अच्छी रहे, प्रभावी रहे, और क्योंकि मंडल से भी बातें नीचे, सरकार की योजनाएं नीचे तक जाती है, तो जनता तक योजनाओं का ठीक प्रकार से सूचना पहुंचे और उन योजनाओं का एक प्रचार प्रसार हो, इस नाते एक कार्यक्रम हमने रखा हुआ है। इसी प्रकार योग दिवस 21 तारीख को है। योग दिवस भी हमने इस बार बड़े प्रभावशाली, बड़े ढंग से मनाने का निश्चय किया है। हमने अपने सभी मोर्चों को कहा कि मोर्चों के योगा शिविर अलग से हो, जहां सरकार द्वारा योगा का आयोजन किया जाता है, वहीं प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के बैनर पर नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता योगा के प्रचार के लिए, योगा के प्रचार प्रसार के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। इसके लिए हमने सभी मोर्चों को, पार्टी की मुख्य इकाई को हर मंडल में 4-5 स्थानों पर योग हो, ऐसा हमने निश्चय किया है। इसी प्रकार फिर 16 से 18 जून तक ग्राम, वार्ड और शक्ति केंद्र स्तर पर हमारी जनसभाएं होंगी। ये नीचे तक के प्लेटफॉर्म तक पार्टी केंद्र की उपलब्धियों को राज्य सरकार को पहुंचने का काम रहेगा। 11 वर्ष की उपलब्धियों का विषय पर भाषण होगा। तो इस चौपालें बड़ी प्रभावी हो, अच्छी हो। हमने 304 हमारे मंडल है, तो उसके ठीक एक मंडल में 2 वक्ता हम भेजने वाले, तो 608 वक्ता उसके रहेंगे। और प्रत्येक न्याय पंचायत के लगभग हमें कह सकते 11,000 से ज्यादा हमारे बूथ है। तो मैं अगर शक्ति केंद्र का आंकड़ा करूंगा तो कम से कम 3 बूथ का, 4 बूथ का शक्ति केंद्र होगा, तो हम कम से कम 6,000, 3,500, 4,000 कार्यकर्ता मोटा मोटी हमारा उसमें रहेगा। हम संख्या बढ़ा भी रहेगा, ग्राम सभा बूथ तक भी अगर करने की बात आएगी तो हम फिर उस संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन वक्ता हमारे नीचे स्तर तक जाएंगे। ये सारे कार्यक्रम प्रभावी ढंग से हों, इसके लिए जहां चौथे स्तंभ की बड़ी भूमिका है, मैं आप सबको आग्रह भी करूंगा कि आपका सहयोग, आपका मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र और प्रदेश सरकार विरोधी के विषय को लेकर आप सबके सम्मुख। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर्वतीय क्षेत्रों के बाद अब ऋषिकेश में भी भूमाफियाओं की पहाड़ों पर नजर है। जी हां, ऋषिकेश में काली की ढाल पर भूमाफियाओं ने मिट्टी के पहाड़ को भी बेच डाला। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 काली की ढाल पर जेसीबी से मिट्टी के पहाड़ को भी खोद डाला और जिलाधिकारी कार्यालय से गुमराह कर उबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने की ली गई थी अनुमति के नाम पर भूमाफियाओं ने जेसीबी से मिट्टी के पहाड़ को ही खोद डाला और कई शर्तों के साथ 4 दिन की मिली थी अनुमति। कई दिनों तक देर रात जेसीबी से पूरा पहाड़ ही खोद डाला और ऐसे में गंभीर मामला चर्चाओं में होने के बाद एक्शन मोड में उच्च अधिकारी आए, जहां उच्च अधिकारियों के निर्देश पर खनन विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में जारी अनुमति के विपरीत काम हुआ है। उप खनिज मिट्टी का भी कई टनों हुआ परिवहन और उच्च अधिकारियों के एक्शन के बाद पिछले कई दिनों से भूमाफियाओं ने काम बंद कर दिया और अब इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं उप जिलाधिकारी कार्यालय को किस भूमाफिया ने अनुमति के नाम पर किया गुमराह, सवाल। और इसी के साथ साथ आखिर कौन भूमाफिया इन मिट्टी को, पहाड़ों को खरीद रहा है। इसके अलावा एमडीडीए में भी मानचित्र को लेकर विरोध दर्ज हुआ था, जहां राज्य को भूमाफियाओं से मुक्त कराना सरकार की प्राथमिकता और ऐसे भूमाफियाओं पर
सरकार बड़े एक्शन की तैयारियों में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Eleven schools